स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम समता की ओर इस कविता का भावार्थ देखेंगे। यह कविता मुकुटधर पांड्या इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 1895 में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त हुई। इन्हें भारत सरकार ने 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पंडित जी छायावाद के समर्थक थे, इसीलिए इनकी रचनाओं में मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व दिखाई देते हैं। छायावाद के नामकरण का श्रेय इन्हें ही जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृतिपंज आदि। समता की ओर इस कविता में कवि मुकुटधर पांड्या जी ने बताया है कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड के कारण अभावग्रस्त व्यक्तियों का जीवन दुख दर्द से भर जाता है। धनिक लोगों पर शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने ही मस्ती में जीवन यापन करते रहते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाकर समाज में समता स्थापित करने पर बल दिया है। प्रस्तुत कविता छायावादी कविता का एक अंश है। छायावादी काव्य सामान्य रूप से स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्यों के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक उत्थानशील युग निर्माण की आशा की है। कवि चाहते हैं कि समाज में समता स्थापित हो जाए। पहले हमारे समाज में समानता थी, किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन आज हमारे समाज की दशा बहुत ही खराब है। चारों ओर असमानता दिखाई दे रही है। अमीरी गरीबी का भेदभाव दिखाई दे रहा है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड के माध्यम से कवि ने समाज के अमीर व गरीब वर्ग पर प्रकाश डाला है। अमीर वर्ग पर शिशिर ऋतु की ठंड का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गरीब वर्ग अत्यधिक ठंड में ठिठुरता है। कवि का संवेदनशील मन गरीबों की भलाई के बारे में सोचता है और उनके उद्धार हेतु आगे आने की प्रेरणा देता है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। तो पहली पंक्तियाँ है, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि ऋतुएं आती जाती रहती है। हेमंत के चले जाने के बाद शिशिर ऋतु आई है। इस ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस ऋतु में प्रकृति तेजहीन हो जाती है। अत्यधिक ठंड से पेड़ पौधे भी ठिठुरने लगते हैं। पेड़ के पत्ते शाखा से अलग होकर टूटने लगते हैं। धरती पर कोहरा छा जाता है। अगली पंक्तियाँ है, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड के कारण रात के समय तुषार गिरते हैं। इस कारण तालाब में खिले हुए कमल के फूल तड़पने लगते हैं। वे भी ठंड को उसी प्रकार सह नहीं पाते जिस प्रकार अन्यायी राजा के दंडों को प्रजा नहीं सह पाती। अगली पंक्तियाँ है, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव जिस प्रकार मनुष्यों पर पड़ता है उसी प्रकार अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। लोग तो ठंड से बचने के लिए रात के समय अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों का हाल बुरा होता है। कुत्ता व सियार जैसे जानवर अत्यधिक ठंड से ठिठुरने लगते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हुए बार बार चिल्लाकर रोते हैं। अगली पंक्तियाँ है, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में आधी रात के समय यदि कोई घर से बाहर आंगन में आ जाए तो उसे आसमान में तारे दिखाई नहीं देते।
मानो तारे भी अत्यधिक ठंड से आसमान में नहीं आते हैं। इसीलिए शून्य आसमान को देखकर लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। अगली पंक्तियाँ है, तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण आसमान में तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मानो उन्होंने मलिन यानी कि चमकहीन अवस्था प्राप्त कर ली है। आसमान में उदित चंद्र ने भी पीला सफ़ेद वर्ण धारण कर लिया है। चंद्र व तारों की इस अवस्था को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो किसी राज्य पर किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट आ गया हो। अगली पंक्तियाँ है, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव धनिकों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वे साधन संपन्न हैं। वे दिन रात मौज कर रहे हैं, उनके तो लाभ ही लाभ है। लेकिन अभावग्रस्त लोगों का जीवन बहुत ही तकलीफ़ों से भरा हुआ है। अत्यधिक ठंड से उनका जीवन बहुत ही पीड़ादायक हो गया है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड से वे बेहाल और बदहाल हो गए हैं। अगली पंक्तियाँ है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि धनिक लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं, लेकिन दीन दुखियों को खाने के लिए सूखी रोटी सब्जी व भाजी भी नसीब नहीं होती, अर्थात उनके जीवन में घोर दरिद्रता और अभावग्रस्तता है। अगली पंक्तियाँ है, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से बचने के लिए धनिक लोग रंगीन व कीमती शाल दुशाले शरीर पर ओढ़ लेते हैं। इसके विपरीत दीन दुखी लोगों के कांपते शरीर पर बर्फ ही गिरती रहती है, यानी उनका शरीर ठंड से ठिठुरता है और उसे ढकने के लिए उनके पास शाल दुशाले नहीं होती। गरीबी की चोट से वे हर पल आहत होते हैं। अगली पंक्तियाँ है, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि धनिक लोग सुख साधन से समृद्ध है, वे बहुत ही बड़े अच्छे घरों में निवास करते हैं। इसके विपरीत दीन दुखी लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनके टूटे फूटे घरों में हमेशा उदासी छाई हुई रहती है, उनके पास दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगली पंक्तियाँ है, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, चारों ओर समता ही समता थी। सभी को खाने के लिए चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, किसी को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती थी। प्रकृति माता के समान सभी का एक समान पालन पोषण करती थी। अगली पंक्तियाँ है, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि समाज में अमीर भाइयों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अमीरों को गरीबों पर उपकार करना चाहिए और उन्हें अभावग्रस्त जीवन से बाहर निकालना चाहिए। आखिर एक भाई को दूसरे भाई की भलाई के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। समाज से अमीरी गरीबी का भेदभाव दूर करके पुनः समता प्रस्थापित करनी चाहिए। आपसी सहृदयता व बंधुता द्वारा समाज कल्याण करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।